Radio 2000 98.5 FM Community Program. सामाजिक हिंदी कार्यक्रम दर्पण आकाशवाणी 2098.5 FM. Welcome to the Hindi Show, featuring news, interviews, music and community announcements. स्वागत है दर्पण हिंदी कार्यक्रम में। आप सुनेंगे समाचार, विचार, संगीत और सामाजिक सूचनाएं। Radio 2000 98.5 FM Multicultural Radio. आज रविवार युगाब्द 5123 कलयुग विक्रम संवत 2079 कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी 23 अक्टूबर 2022 है। दर्पण के सभी श्रोताओं को राज बत्रा, गार्गी शर्मा और संजीव शर्मा का सप्रेम नमस्कार। अब सुनिए इस सप्ताह के समाचार। मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ होंगे भारत के 50वें मुख्य चीफ जस्टिस। राष्ट्रपति ने की नियुक्ति। पीएम मोदी ने बताया क्यों खास है डिफेंस एक्सपो 2022। खड़गे बने कांग्रेस के नए अध्यक्ष। थरूर के खिलाफ दर्ज की बड़ी जीत। सोशल मीडिया पर सद्दाम हुसैन के साथ क्यों वायरल हो रहा है राहुल गांधी का फोटो। अयोध्या में इस बार जगमगाएंगे रिकॉर्ड 15 लाख दीपक। हर साल बन रहा है नया कीर्तिमान। रज्जू मार्ग का शिलान्यास कर बोले मोदी, काशी, उज्जैन और अयोध्या अपने गौरव को फिर प्राप्त कर रहे हैं। भारत ने मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का किया सफल परीक्षण। और टेरर फंडिंग मामले में पाकिस्तान FATF की सूची से बाहर। अब सुनिए समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ को अगला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। वे अगले महीने 9 तारीख को शपथ लेंगे और 10 नवंबर 2024 को सेवानिवृत्त होंगे। शीर्ष अदालत की परंपरा के अनुसार सामान्य परिस्थितियों में वरिष्ठतम न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश बनाने की परंपरा रही है। इस क्रम में न्यायमूर्ति ललित के बाद में न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो 2022 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हमारे देश में डिफेंस एक्सपो पहले भी होते रहे हैं, लेकिन इस बार का डिफेंस एक्सपो अभूतपूर्व है। एक नई शुरुआत का प्रतीक भी है। यह देश का ऐसा पहला डिफेंस एक्सपो है जिसमें केवल भारतीय कंपनियां ही भाग ले रही हैं। केवल मेड इन इंडिया रक्षा उपकरण ही हैं। पीएम मोदी ने कहा कि डिफेंस एक्सपो 2022 का ये आयोजन नए भारत की ऐसी भव्य तस्वीर खींच रहा है जिसका संकल्प हमने अमृतकाल में लिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नए अध्यक्ष चुने गए। खड़गे को 7,897 वोट मिले, जबकि शशि थरूर ने 1,072 वोट हासिल किए। करीब 24 साल बाद गांधी परिवार के बाहर का कोई नेता देश की सबसे पुरानी पार्टी का अध्यक्ष चुना गया। शशि थरूर ने कहा कि कांग्रेस का अध्यक्ष बनना बड़े सम्मान, बड़ी जिम्मेदारी की बात है और मैं मल्लिकार्जुन खड़गे को इस चुनाव में उनकी सफलता के लिए बधाई देता हूं। थरूर ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष पद का स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने में अपना योगदान देने के लिए मैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का धन्यवाद करता हूं। सर्वाधिक संकटपूर्ण स्थितियों में पार्टी का संबल बने रहने और नेतृत्व प्रदान करने के लिए हम निवर्तमान कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के ऋणी हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। राहुल गांधी के कई फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहे हैं। हाल ही में बरसते पानी में भाषण देते हुए उनका वीडियो वायरल हुआ था, लेकिन अब राहुल गांधी का फोटो इराक के पूर्व तानाशाह सद्दाम हुसैन के फोटो के साथ वायरल हो रहा है।
राहुल और सद्दाम हुसैन का फोटो साथ लगाकर सोशल मीडिया पे कई तरीके के कमेंट्स किए जा रहे हैं। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी का दाढ़ी वाला लुक ट्रेंड हुआ था। अब उनके इस लुक की तुलना सद्दाम हुसैन से की जा रही है। रामनगरी अयोध्या एक बार फिर दीप जलने का रिकॉर्ड बनने को तैयार है। इस बार यहां 15 लाख दीप जलाने का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि तैयारी 17 लाख दीप जलाने की गई है। इस बार दीपोत्सव के साक्षी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बनने जा रहे हैं। गोरखपुर स्थित गोरक्ष पीठ का अयोध्या से पुराना रिश्ता रहा है। हाल के 100 वर्षों के दौरान राम मंदिर को लेकर जो भी आंदोलन हुआ, उसमें योगी के दादा गुरु महंत दिग्विजय नाथ से लेकर उनके गुरु महंत अवैधनाथ केंद्रीय भूमिका में रहे। इस परिवेश की वजह से बतौर गोरखपुर के सांसद, पीठ के उत्तराधिकारी एवं पीठाधीश्वर होने के नाते योगी आदित्यनाथ का भी अयोध्या में खासा लगाव रहा है। माना जाता है कि राम के वनवास से अयोध्या वापस आने पर वहां के लोगों ने खुशी में अपने घरों एवं चौबारों में दीपक जलाए। त्रेता युग की उसी याद को ताजा करने के लिए दीपोत्सव की शुरुआत की गई। इस अवसर पर सरयू की भव्य आरती के अलावा पूरे अयोध्या मंदिरों, मठों, घाटों, सड़कों, चौराहों, सार्वजनिक स्थानों की साज सज्जा के साथ लाइटिंग, म्यूजिकल लेजर शो, म्यूजिकल ग्रीन फायर क्रैकर शो एवं दीपकों से जगमग हो उठती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछली सरकारों पर अपनी संस्कृति को लेकर हीन भावना होने के चलते अपने आस्था स्थलों का विकास नहीं करने का आरोप लगाया और कहा कि अब काशी, उज्जैन और अयोध्या जैसे केंद्र अपने पुराने गौरव को फिर प्राप्त कर रहे हैं। बद्रीनाथ के निकट भारत चीन सीमा पर स्थित अंतिम गांव माणा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी के बाद भी देश को गुलामी ने इस तरह जकड़ा हुआ था कि लंबे समय तक यहां अपने आस्था स्थलों के विकास को लेकर एक नफरत का भाव रहा। पिछली सरकारों ने अपने नागरिकों को इन स्थलों तक जाने की सुविधाएं देना तक जरूरी नहीं समझा। प्रधानमंत्री ने माणा में 12.4 किलोमीटर लंबे रज्जू मार्ग सहित कुल 3,400 करोड़ रुपए की सड़क और रज्जू मार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास किया। भारत ने देश में ही विकसित नई पीढ़ी की मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का ओडिशा के तट पर सफल परीक्षण किया। यह मिसाइल 1 से 2,000 किलोमीटर तक के लक्ष्य को भेद सकती है। सूत्रों ने बताया कि इस मिसाइल का पिछला परीक्षण गत 18 दिसंबर को एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से ही किया गया था, जो सफल रहा था। पाकिस्तान को वित्तीय कार्रवाई कार्यबल एफएटीएफ की ग्रे सूची से बाहर कर दिया गया है। एफएटीएफ आतंकवादी वित्त पोषण और धन शोधन पर नजर रखने वाली वैश्विक संस्था है। इसे भारत के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है क्योंकि भारत में आतंकवाद फैलाने के लिए पाकिस्तान की ओर प्रत्यक्ष और परोक्ष मदद मिलती रही है। भारत इस फैसले पर नसीहत भरी नाराजगी जाहिर की है। अब सुनिए वाणिज्य समाचार। इस सप्ताह दिल्ली सराफा बाजार बंद होने तक स्टैंडर्ड सोने का भाव 50,060 रुपए प्रति 10 ग्राम था। यूएस डॉलर की विनिमय दर थी 82 रुपए 54 पैसे और ऑस्ट्रेलियन डॉलर की 52 रुपए 45 पैसे। इसी के साथ इस सप्ताह के समाचार समाप्त होते हैं। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं दर्पण हिंदी कार्यक्रम। आज स्टूडियो में है आपके साथ संजीव शर्मा, गार्गी शर्मा और राज बत्रा। तो चलिए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं और अब समय होता है प्रभु वंदना का। सुनते हैं गार्गी जी से आज का विचार और एक खूबसूरत भजन। देने तथा वस्तुएं देने का नाम सेवा नहीं है। सेवा तो हृदय का भाव है। सेवा का मूल मंत्र यह है कि जो हमको मिलता है वह मेरा नहीं है और मेरे लिए भी नहीं है। सबसे बड़ी सेवा तो अपने को संयमी और सदाचारी बनाने की है और किसी का बुरा न चाहना, सभी को देख कर के प्रसन्न और दुखी देखकर करुणा में हो जाना।
ब्रह्मलीन श्रद्धेय स्वामी शरणानंद जी महाराज। दीपावली के शुभ अवसर पर आप सभी को दर्पण परिवार की ओर से हार्दिक बधाई और अभिनंदन। श्रोताओं, कल्पना करिए यदि हम सब अयोध्या में होते तो कितना आनंद मिलता। चलिए हम उत्सव में सम्मिलित होने के लिए अयोध्या चलते हैं। सुनिए यह प्यारा सा भजन। जय राम रमा रमनम समनम, ये वो स्तुति है जिसे शिवजी ने गाया है। अद्भुत दृश्य है प्रभु श्री राम के अयोध्या वापसी का। सभी ऋषिगण, गुरु, कुटुंबी एवं अयोध्या वासी अधीर हो रहे हैं कि ये प्रतीक्षा की घड़ी कब समाप्त होगी। तभी भरत जी सभी को प्रभु के आगमन का संदेश देते हैं। यह सुनकर सबके मन प्रसन्न हो गए। पूरी अयोध्या रमणीक हो गई, मानो यह प्रभु के आगमन में आंखें बिछाए निहार रही है। गुरुजन, कुटुंब और अयोध्या वासियों के साथ भरत जी अत्यंत प्रेम पूर्वक मन से कृपा धाम श्री राम की अगवानी के लिए चले। नगर में मंगल गान हो रहा है, प्रभु का आगमन हो गया है, सब भाव विभोर हैं। सोचिए क्या दृश्य होगा तब का। प्रभु श्री राम गुरुजनों को प्रणाम कर आशीर्वाद ले रहे हैं। भरत जी ने प्रभु जी के चरण कमल पकड़ लिए हैं। भरत जी को प्रभु ने उठाया और अपने गले लगा लिया है। नेत्रों से जैसे जल की बाढ़ आ गई है। श्री राम अपने प्रियजनों और अनुजों को हृदय से लगाकर मिल रहे हैं। प्रभु श्री राम को देखकर अयोध्या वासी हर्षित हो रहे हैं। प्रभु सभी माताओं से आशीर्वाद ले रहे हैं। माताएं सोने के थाल में आरती उतार उन्हें निहार रही हैं। आनंद कंद श्री राम अपने महल को चलते हैं। आकाश फूलों की वृष्टि से छा गया है। ब्राह्मण जन मंत्रोच्चार कर रहे हैं। मुनि वशिष्ठ जी प्रभु का तिलक कर रहे हैं। प्रभु को राज सिंहासन पर देख सभी माताएं हर्षित हो रही हैं। तब शिवजी वहां आए जहां रघुवीर जी थे और अपने मधुर कंठ से यह स्तुति करने लगे। जय राम रमा रमनम समनम, भवताप भयाकुल पाहि जन्म। जय राम रमा रमनम समनम, भवताप भयाकुल पाहि जन्म। अवधेश सुरेश रमेश विभो, शरणागत मागत पाहि प्रभो। जय राम रमा रमनम समनम। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, राजा राम। जय जय राम, राजा राम, जय जय राम, सीता राम। शीस बिनासन 20 भुजा, 10 शीस बिनासन 20 भुजा। कृत दूरी महामही भूरी रुजा। रजनी चर वृंद पतंग रहे, सर पावक तेज प्रचंड दहे। जय राम रमा रमनम समनम, राजा राम, राजा राम, सीता राम, सीता राम। जय जय राम, राजा राम, जय जय राम, सीता राम।
महिमंडल मंडन चारु तरम, महिमंडल मंडन चारु तरम, घृत सायक चाप निशंग बरम, मद मोह महाममता रजनी, तम पुंज दिवाकर तेज गनी। जय राम रमा रमनम समनम, जय जय राम राजा राम, सीताराम सीताराम। जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीताराम। जात की रात निपात किए, मन जात की रात निपात किए, मृग लोग को भोग सरेन हिए, हतिनाथ अनाथनी पाही हरे, विषया बन पावर भूली परे। जय राम रमा रमनम समनम, जय जय राम जय जय राम, राजा राम जय जय राम। जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीताराम। वियोगनी लोग है, बहु रोग वियोगनी लोग है, भवदंघ्रि निरादर के फल, भव सिंधु अगाध परे नरते, पद पंकज प्रेम नाजे करते। जय राम रमा रमनम समनम, जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीताराम। जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीताराम। श्रोताओं, आशा करता हूँ आपको ये भजन पसंद आया होगा और अयोध्या का जो सजीव वर्णन था जब श्री रामचंद्र जी वापिस आए थे वो भी आपको बहुत ही पसंद आया होगा। Work, home, kids. Oh, life is so busy. Where is the time to cook? With Curry Master's complete curry mix, it's ready to cook with 3 simple steps and the curry is ready. It's so easy. They have huge variety to choose from. Their vegan butter chicken and Thai tofu curry is a big hit. Available at all Indian grocery stores. Thank God it's available at all Indian grocery stores. श्रोताओं, ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर्स का संदेश। सभी सुनने वालों को दिवाली की बहुत 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 बधाई। और श्रोताओं, आशा करते हैं कि आप सब अपने परिवार के साथ दिवाली खूब धूमधाम से मनाएंगे। और सिडनी में तो पूरा सप्ताह क्या ऑलमोस्ट महीना ही दिवाली जो है मननी शुरू हो जाती है। तो आइए एक सुनते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा गीत। केसर तिलक लगा, जश्न दिवाली मनाओ, जश्न दिवाली मनाओ।
नजरों से मिलाने, सबके दिलों का सबसे प्यारा आया खुशियों वाला त्योहार। बधाई हो दिवाली की बधाई हो, बधाई हो दिवाली की बधाई। जश्नों की दिवाली अपनी है दिवाली। बधाई हो दिवाली की बधाई हो, बधाई हो दिवाली की बधाई। मीठा भोग लगाया, रंगोली ने रंग जमाया। मीठा भोग लगाया, रंगोली ने रंग जमाया। एक धर्म ने दूजे धर्म का न्योता ये प्यारा बधाया। एक पर्व सजे के आवो जी दीपावली मनावो जी। प्रीत से रीत मनाओ जी, पिता शगुन का लगाओ जी। श्रोताओं, ये दिवाली का बधाई गीत आशा करता हूं आपको पसंद आया होगा। इसको गाया था स्वरूप खान जी ने। तो बहुत ही खूबसूरत सा ये गीत, और एक बार फिर आप सभी लोगों को दिवाली की बहुत बहुत बधाई। आइए सुनते हैं हमारे स्पॉन्सर का एक और संदेश। मैं करी मास्टर्स द बटर चिकन पैकेट इंडियन दुकान से लेके आया। ना मैं लहसुन, ना प्याज, ना अदरक, ना कोई मिर्च मसाला पाया। मैंने जब बनाकर अपनी पत्नी को खिलाया, उसने मुझे पति से पति देव बनाया और करी मास्टर्स के बारे में सारे शहर को बताया। जय हो करी मास्टर्स। श्रोताओं, ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। तो आज के कार्यक्रम में आपके लिए कुछ खूबसूरत से गीत लेके आया हूं, और दो ऑडियो फीचर्स हैं। एक रेखा जी के ऊपर, अभी थोड़े दिन पहले ही उनका बर्थडे निकला है, और दूसरा मन्ना डे के ऊपर, तो वो भी हम कार्यक्रम में सुनेंगे। तो श्रोताओं, चलिए शुरुआत करता हूं एक बहुत ही खूबसूरत गीत से। आइए सुनते हैं। ओ
अपना किनारा नदिया की धारा है ओ माझी रे। Listen to community announcements and sponsorships on our website dapanradio.org.au। आप हमारी सामाजिक सूचनाएं और स्पॉन्सर्स के संदेश हमारे वेबसाइट dapanradio.org.au पर देख सकते हैं। हेलो ऑस्ट्रेलिया, अपनी सभी मेडिकल, डेंटल और लैब सप्लाईज के लिए संपर्क कीजिए विशमेड प्रोप्राइटरी लिमिटेड से। विशमेड 11 साल पुरानी एक रिलायबल कंपनी है। विशमेड हैज अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइस। यू विश, विशमेड डिलीवर्स। दैट्स देयर मोटो। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 0296728656 पर या ऑनलाइन जाएं www.wishmed.com.au। विशमेड इज प्राउड स्पॉन्सर ऑफ दर्पण रेडियो। श्रोताओं, ये था हमारे स्पॉन्सर विशमेड का संदेश और आशा करता हूं आपको वो गीत पसंद आया होगा। ओ माझी रे
ये फिल्म खुशबू से लिया गया था और इसको लिखा था गुलजार ने और संगीत दिया था R.D. बर्मन ने। और इस फिल्म के अगर आपको याद हो जो मुख्य कलाकार थे जितेंद्र, हेमा मालिनी, असरानी, फरीदा जलाल, सारिका। तो चलिए श्रोताओं एक और खूबसूरत सा गीत सुनते हैं। तुम बिन जाऊं कहाँ, तुम बिन जाऊं कहाँ, के दुनिया में आके कुछ न फिर चाह कभी तुमको चाह के। तुम बिन जाऊं कहाँ, के दुनिया में आके कुछ न फिर चाह कभी तुमको चाह के। तुम बिन हा 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 सकोगे तुम कैसे हो के मुझसे जुदा, हट जाएंगी दीवारें सुन के मेरी सदा। आना होगा तुम्हें मेरे लिए साथी मेरी सुनी राह के। जाऊं कहाँ के दुनिया में आके कुछ न फिर चाह कभी तुमको चाह के। श्रोताओं आशा करता हूं ये गीत आपको पसंद आया होगा। और चलिए एक खूबसूरत सा गीत सुनते हैं फिल्म उमराव जान से। जिंदगी जब भी तेरे बज़्म में लाती है हमें, जिंदगी जब भी तेरे बज़्म में लाती है हमें। ये ज़मीं चांद से बेहतर नजर आती है हमें। ये ज़मीं चांद से बेहतर नजर आती है हमें। सुर्ख फूलों से महक उठती है दिल की राहें। सुर्ख फूलों से महक उठती है दिल की राहें। दिन ढले यूं तेरी आवाज बुलाती है हमें। दिन ढले यूं तेरी आवाज बुलाती है हमें। ये ज़मीं चांद से बेहतर नजर आती है हमें।
कभी दस्तक कभी सरगोशी से, याद तेरी कभी दस्तक कभी सरगोशी से, रात के पिछले पहले रोज जगाती है हमें, रात के पिछले पहले रोज जगाती है हमें, ये ज़मीं चांद से बेहतर नजर आती है हमें। हर मुलाकात का अंजाम जुदाई क्यों है, हर मुलाकात का अंजाम जुदाई क्यों है, अब तो हर बात यही बात सताती है हमें, अब तो हर बात यही बात सताती है हमें, ये ज़मीं चांद से बेहतर नजर आती है हमें, जिंदगी जब भी तेरी बज़्म में लाती है हमें। तो श्रोताओं, ये गीत था फिल्म उमराव जान से, और उमराव जान का नाम आते ही रेखा की एक खूबसूरत सी छवि हमारे दिमाग के सामने, आंखों के सामने आ जाती है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि शायद ही कुछ लोग होंगे जो रेखा को ना पसंद करते होंगे, उनकी अदाकारी को, और वो काफी दिनों तक फिल्म इंडस्ट्री में रहीं। तो एक छोटा सा ऑडियो फीचर आज रेखा जी के ऊपर लेके आया हूं, आशा करता हूं आपको पसंद आएगा। ये कहानी है बॉलीवुड की उस हीरोइन की जिसकी जिंदगी सक्सेस, सेक्स और कंट्रोवर्सी से हमेशा भरी रही। भानु रेखा गणेशन, जिन्हें हम प्यार से कहते हैं रेखा। बॉलीवुड में 70 के दशक की सेक्स सिंबल रेखा का बचपन भी कंट्रोवर्सी से अछूता नहीं रहा। उनके पिता तमिल फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार रहे जेमिनी गणेशन, और उनकी माता तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की एक्ट्रेस रही पुष्पावली। ये बात सुनने में आई कि जब रेखा का जन्म हुआ तब इनके माता पिता ने शादी नहीं की थी, और बहुत अरसे तक जेमिनी गणेशन ने रेखा को अपना नाम भी नहीं दिया था। तो रात के मुसाफिर चंदा जरा बता दे, मेरा कसूर क्या है, तो फैसला सुना दे। जब रेखा सुपरस्टार बनी तो उन्होंने अपने पिता जेमिनी गणेशन के खिलाफ नाराजगी मीडिया के सामने जाहिर की थी। रेखा ने भले ही बड़ी आसानी से फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री ले ली थी। उनकी फिल्म सावन बहादुर बॉक्स ऑफिस पर हिट भी रही, लेकिन बहुत सारे लोग इंडस्ट्री में उन्हें पसंद नहीं करते थे। रेखा ने अपने एक इंटरव्यू में यह भी बताया था कि लोग उन्हें अगली डकलिंग ऑफ फिल्म इंडस्ट्री कहते थे, क्योंकि वो दौर था जब रेखा डार्क और काफी चबी नजर आती थी। तेरे बिना जिया जाए ना, तेरे बिना
हर सुपरस्टार की तरह रेखा को भी इंतजार था एक राइट टर्न का, और वो टर्न उनकी जिंदगी में आया जब उन्होंने पहली बार अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म दो अनजाने में काम किया। अमिताभ बच्चन के साथ रेखा की जोड़ी ऐसी बनी कि एक के बाद एक फिल्म में इन दोनों ने बॉक्स ऑफिस पर राज किया, चाहे वो हो मिस्टर नटवरलाल या फिर मुकद्दर का सिकंदर, और कंट्रोवर्सी से भरी फिल्म सिलसिला को कौन भूल सकता है। आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज है, आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज है, आपकी आँखों में कुछ। रेखा की जिंदगी में अमिताभ बच्चन एक सुनहरे चैप्टर की तरह आए, जिसे आज भी रेखा बहुत चेरिश करती हैं। एक इंटरव्यू में जब रेखा से पूछा गया क्या वो अमिताभ बच्चन से प्यार करती हैं, तो उन्होंने कहा ऐसा कोई शख्स बताएं जो अमिताभ से प्यार न करता हो। मुझको बनाकर अपना दीवाना दीवाना, मुझको बनाकर अपना दीवाना, अच्छा बनाया तूने बहाना बहाना, अच्छा बनाया तूने बहाना। अब इस बहाने पास ना जाना, अब इस बहाने पास ना जाना, छूने से तेरे सुनो सजन मेरे, रूप रंग मेरा अंग अंग मेरा, तेरी कसम खिल गया, आँख लगी और दिल गया। रेखा और अमिताभ बच्चन का सो कॉल्ड अफेयर सुर्खियों में बहुत बरसों तक रहा, और आज भी किसी भी अवार्ड फंक्शन में मीडिया की नजरें अमिताभ और रेखा पर ही रहती हैं। नदिया से दरिया, दरिया से सागर, सागर से गहरा जाम, सागर से गहरा जाम, हो जाम में डूब गई यारो मेरे जीवन की हर शाम। यूं तो फिल्म इंडस्ट्री में रेखा को एक ग्लैमर गर्ल का ही स्टेटस मिला, लेकिन एक अनोखी फिल्म ने उनकी जिंदगी बदल दी, और ये फिल्म थी 1978 की घर, जिसमें रेखा ने एक रेप विक्टिम का रोल किया था, और इस फिल्म के म्यूजिक ने भी रेखा की इमेज को एक अलग तरीके से ऑडियंस के सामने रखा। घर ही वो फिल्म थी जहां से क्रिटिक्स ने भी रेखा को एक्ट्रेस मानना शुरू किया। आज कल पाँव जमीन पर नहीं पड़ते मेरे, आज कल पाँव जमीन पर नहीं पड़ते मेरे, बोलो देखा है कभी तुमने मुझे उड़ते हुए। फिल्मी पत्रकारों ने रेखा की निजी जिंदगी को अपनी फिल्मी मैगजीन्स में खूब उछाला, और रेखा इससे काफी आहत भी रहीं, लेकिन खूबसूरत जैसी फिल्म करने के बाद वो क्रिटिक्स भी शांत हुए। तब मैं किसी से प्यार करूंगी, तब 16 सिंगार करूंगी, मुख देखूंगी मैं जिसमें वो दर्पण कैसा होगा, दर्पण जैसा भी हो मेरा साजन कैसा होगा। यूं तो रेखा का फिल्मी करियर परवान चढ़ रहा था, लेकिन दूसरी तरफ कंट्रोवर्सीज भी उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। अमिताभ बच्चन के साथ सो कॉल्ड अफेयर के बाद उनकी शादी बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल के साथ हुई, और शादी के कुछ अरसे के बाद रेखा के पति मुकेश अग्रवाल ने रेखा के ही दुपट्टे से लटककर फांसी लगा ली थी। जब भी मेरे बदन से
और खुशी की लहरों पे चलती रेखा फिल्म इंडस्ट्री में अपने कदम जमाती जा रही थी और एक अनोखी फिल्म उनकी जिंदगी में आई जिसने रेखा की इमेज पूरी तरह से बदल दी। ये फिल्म थी मुजफ्फर अली की उमराव जान, जिसमें रेखा ने एक मुजरे वाली का किरदार निभाया। और उस फिल्म को याद करते हुए रेखा ने अपने एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि जब उमराव जान की स्क्रिप्ट इनके सामने रखी गई तो उन्हें उमराव जान के चरित्र में अपनी छवि नजर आई। उमराव जान के बाद रेखा की ऐसी इमेज बनी कि हर दूसरी फिल्म में लोग उन्हें मुजरे वाली के रूप में देखना चाहते थे। लेकिन रेखा उन चुनिंदा एक्ट्रेसेस में से हैं जिन्होंने कमर्शियल फिल्म्स के साथ साथ पैरेलल सिनेमा में भी अपना सिक्का जमाया। श्याम बेनेगल की कलयुग और गिरीश कर्नाड की उत्सव में उनकी भूमिकाएं कौन भूल सकता है। कोई मेरे साथ चले ना चले, मुझे कोई साथी मिले ना मिले, पर जाना है जरूर कहीं दूर जहाँ मेरे सपनों का प्यार बने। 80 के दशक में रेखा को एक्शन हीरोइन भी कहा जाने लगा। कुछ ने तो उन्हें लेडी अमिताभ का खिताब भी दिया था। उनकी फिल्म्स जैसे फूल बने अंगारे या फिर खून भरी मांग में रेखा ने अपने एक्शन का जौहर भी दिखाया। लब हिले तो मोगरे के फूल खिलते हैं कहीं, आपकी आंखों में क्या साहिल भी मिलते हैं कहीं, आपकी खामोशियां भी आपकी आवाज है। रेखा के बहुत ही करीबी दोस्त विनोद मेहरा के साथ उनकी शादी की खबरें भी उड़ी, लेकिन बहुत बरसों के बाद रेखा ने एक इंटरव्यू में ये क्लियर किया कि विनोद मेहरा सिर्फ उनके दोस्त थे, उनसे उनकी शादी नहीं हुई थी। फिर वही रात है, फिर वही रात है ख्वाब की। बदलते वक्त में जहां बड़ी से बड़ी हीरोइन पिछड़ गईं, वहीं रेखा आगे बढ़ती गईं। चाहे वो फिल्म कोई मिल गया हो या फिर क्रिश या श्याम बेनेगल की फिल्म जुबैदा, एक रेखा के अनेक रंग हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पर पूरी तरह छाए रहे। घर से चली थी मैं एक दिन शाम को, घर से चली थी मैं एक दिन शाम को, जाने किस काम को, भूल गई काम को, रास्ते में तू मिल गया, आँख लगी और दिल गया। अपनी जिंदगी की तमाम कंट्रोवर्सी से लड़कर रेखा ने एक अलग इमेज बनाई। आज भी कांजीवरम साड़ी पहने रेखा किसी परी से कम नहीं लगती। आँख लगी और दिल गया, रामा हो रामा हो रामा। श्रोताओं, आशा करता हूं कि ये फीचर आपको पसंद आया होगा। तो आइए सुनते हैं रेखा जी का ही फिल्म का घर का एक और खूबसूरत सा गीत। श्रोताओं, हमारे साथ लाइन पे हैं प्रदीप कुमार जी। प्रदीप जी नमस्ते।
नमस्ते संजय जी, कैसे हैं? बस बढ़िया। आशा करता हूँ आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा और दिवाली की तैयारियां जोर से चल रही होंगी। हाँ संजीव जी, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है। रेखा के बारे में जानकारी बहुत अच्छी थी जी। लेकिन उसके पहले दर्पण के सभी श्रोताओं को मेरा सप्रेम नमस्कार और दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। संजीव जी, आपकी से ऐसा लगता है कि दिवाली कुछ ज्यादा जोर शोर से मनाई जा रही है जी, और बड़ा अच्छा लगता है कि देखिए हिंदू काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने कितनी जगह दिवाली का आयोजन किया। लोग अपनी प्राइवेट पार्टीज भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जी। ब्लैक टाउन में तो मैंने टीवी पर देखा था, ब्लैक टाउन में लाइट कंपटीशन हो रहा है। वहां पर प्राइजेस दिए जाएंगे जिसका सबसे अच्छी लाइटिंग होगी। तो मतलब ये सब चीजें दर्शाती हैं कि हम लोगों की संख्या बढ़ रही है, बिल्कुल, और हम लोगों का इन्फ्लुएंस भी बढ़ रहा है, तो बड़ा अच्छा लगता है। और खास बात मुझे ये लगी संजीव जी, मैं पैरामेडा गया था जी एक दिन, और वहां पर छोटे छोटे बच्चे जो नए माइग्रेंट्स के साथ आए हैं वहां थे, सिर्फ भारतीय देशों के ही नहीं और भी जगह से जी। छोटे बच्चे भी वहां खेल रहे थे, उसका आनंद ले रहे थे वहां पर, और रावण पीछे खड़ा हुआ था बहुत बड़ा सा जी। तो बड़ी अच्छी बात है। तो और दूसरी एक जो दिवाली त्योहार ही ऐसा है कि मुझे नहीं लगता है कि दिवाली के लिए आपको कोई पर्टिकुलर कंट्री या पर्टिकुलर मतलब दिस इज इट अपील्स एवरीवन। हाँ, सभी की सद्भावना के लिए होता है जी, कि भाई जो भी आपके अंदर जो खराब है उसके ऊपर आप अच्छाई की विजय करें और आप एक बेटर पर्सन की तरह अगला साल आप बिताएं। तो मुझे लगता है वो जो इसकी दिवाली की एक यूनिवर्सल अपील है, और इसकी वजह से ही आज आप देखिए सब देशों में, अमेरिका में भी नाउ आई थिंक सो कुछ जगह तो ऑफिशियल छुट्टी होने लगी है दिवाली की। यहाँ पर भी है अगर आप छुट्टी लेने को कहेंगे तो आपका बॉस मना नहीं कर सकता है जी, क्योंकि ये उस लिस्ट में शामिल है जहाँ पे की लोगों के त्योहार होते हैं। अच्छा। और देखिए पार्लियामेंट में भी अब से दिवाली मनाई गई, हर जगह हर बार मनाई जाती है, हर साल मनाई जा रही है, कई सालों से मनाई जा रही है जी। तो बड़ा अच्छा है और हर जगह खुशी का वातावरण है जी। अच्छा लगता है कि लोग मना रहे हैं। हमने भी अपने घर में थोड़ी सी लाइट्स लगा ली हैं। अच्छा। और हम भी अपने घर में थोड़ा अच्छा लगता है कि थोड़ी रिचुअल्स होती हैं, थोड़ी मिठाई आती है, थोड़े मेहमान आते हैं, दोस्त आते हैं, तो अच्छा लगता है। बिल्कुल। तो चलिए प्रदीप जी, आपसे बात करता रहूंगा, तब तक आपको एक और रेखा का बहुत ही खूबसूरत सा गीत सुना देता हूँ। बिल्कुल। धन्यवाद, बड़ा अच्छा जा रहा है। थैंक यू। आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है, आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है, आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज है, आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है। लब हिले तो मोगरे के फूल खिलते हैं कहीं, आपकी आंखों में क्या साहिल भी मिलते हैं कहीं, आपकी खामोशियां भी आपकी आवाज है, आपकी आंखों में कुछ महके हुए
नहीं चलेगा। अरे लेकिन मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ। क्या करती हो? अच्छा सुनो, एक बात लेकिन एक आपकी बातों में फिर कोई शरारत तो नहीं, आपकी बातों में फिर कोई शरारत तो नहीं, बेवजह तारीफ करना आपकी आदत तो नहीं, आपकी बदमाशियों के ये नहीं अंदाज है। आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है, आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज है, आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है। श्रोताओं, ये गीत था फिल्म रेखा जी की फिल्म थी घर, जहां से वाकई उनको एक रिकॉग्निशन फॉर बीइंग अ वेरी गुड एक्ट्रेस शुरू हो गया था। तो श्रोताओं, आशा करता हूं कि आपको कार्यक्रम पसंद आ रहा होगा और गार्गी जी आज एक बहुत ही खूबसूरत वार्ता लेकर आई हैं जीवन सूत्र रहीम के। तो आइए सुनते हैं उनकी वार्ता। समाज में जब नाना प्रकार की विकृतियां, छल, प्रपंच और पाखंड का बाहुल्य हो जाता है, तब भूले भटके लोगों को सही मार्ग दिखाने के लिए दिव्य आत्माओं का प्राकट्य होता है। ये महान संत, कवि, दार्शनिक अपनी ओजस्वी वाणी से न केवल जनमानस का कल्याण ही करते हैं, वरन उनके जीवन के अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति का भी मार्ग दिखाना सुलभ कर देते हैं। श्रोताओं, आज मैं आप लोगों को भक्त कवि रहीम के दोहों से परिचय कराने का प्रयास कर रही हूँ। दोहों और कविताओं सभी को मुग्ध और आंतरिक आनंदित करने वाले इनके विचार जानकर गागर में सागर भरने के समान हैं। बिहारी जी के बारे में तो कहते हैं कि सत सैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर। इन दोहों के माध्यम से सुझाव भी ऐसे ऐसे विलक्षण मिलते हैं कि जीवन की विकट समस्याएं भी ऐसे छूमंतर हो जाती हैं जैसे गधे के सिर से सींग। आइए हम भी आनंद प्राप्ति के साथ अपनी समस्याओं का इनमें हल ढूंढते हैं। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। यहाँ रहीम जी पानी के महत्व को समझा रहे हैं। पानी के 3 अर्थ हैं। प्रथम, आप हम सब जानते हैं, बिना पानी के सब कुछ शून्य है। यदि मोती की आभा उतर जाती है तो उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता। तीसरा अर्थ है, बिना पानी के चूना भी बेकार है। मनुष्य की आंख का पानी अगर उतर जाए, अर्थात जब वो मर्यादा ही उसकी समाप्त हो जाए, तो मनुष्य का भी कोई अस्तित्व नहीं रहता। आइए कुछ अन्य दोहों का भी आनंद लेते हैं। रहीमदास जी कहते हैं कि रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े और जुड़े गांठ पर जाए। प्रेम का संबंध बहुत ही नाजुक है, उसे कभी भी अपने निहित स्वार्थ के लिए मत तोड़ो। टूटने के पीड़ा जीवन भर पश्चाताप देती रहती है। रहीमदास जी कहते हैं कि रहीमन निज मन की व्यथा,
मन ही राखो गोए, सुन इठ लई है लोग सब और बांट न लई है कोई। रहीमदास जी का विचार है कि यथासंभव अपने मन की व्यथा स्वयं तक सीमित रखो। मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि दूसरे की कमजोरियों को जानना और फिर उसका उपहास और मजाक बनाना। यदि कहना ही है तो उससे कहो जो तुमसे आत्मीयता और सहानुभूति रखता है। तुम्हारे बिना कुछ कहे ही वह तुम्हारी मन की बात को भी समझ लेता है। चलिए जिंदगी जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, और चंदन विश्व व्यापत नहीं लिपटे रहे भुजंग। मनुष्य का स्वभाव एक ऐसा चरित्र है जो बहुत गहराई तक बसा होता है। उसे बाह्य परिस्थितियों से हटाया नहीं जा सकता। अच्छे स्वभाव का व्यक्ति किसी भी बुरे स्वभाव के व्यक्ति से प्रभावित नहीं हो सकता। जैसे चंदन का वृक्ष सदैव सुगंध और शीतलता से भरा रहता है। वृक्ष के चारों ओर सर्प लिपटे रहते हैं, परंतु चंदन का वृक्ष कभी भी अपनी सुगंध और शीतलता नहीं छोड़ता। लीजिए एक दोहा और सुनिए और यथासंभव समझने का प्रयास करिए। रहीमन विपता हु भली, जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जान पड़े सब कोय। रहीम जी कहते हैं कि थोड़े दिन की परेशानी और विपत्ति लोगों को असली पहचान बताने के लिए काफी है। श्रोताओं, अनमोल विचारों के धनी रहीम जी के दोहों में जीवन को परिभाषित करने वाली और उनसे शिक्षा ग्रहण करने वाली अनगिनत शिक्षाएं भरी पड़ी हुई हैं, जिनकी कोई सीमा नहीं है। रहीमदास जी ऐसे परोपकारी और मनुष्यों को भी प्रणाम करते हैं। आप भी जानिए, जो रहीम नर धन्य हैं पर उपकारी अंग, और बाटत बाटत हाल से जो मेहंदी को रंग। वे कहते हैं कि जैसे मेहंदी के बांटने से हाथों में स्वभावतः ही रंग लग जाता है, ऐसे ही परोपकारी व्यक्ति स्वतः ही उसको आनंद की प्राप्ति हो जाती है। रहीम जी के दोहे के अध्ययन से ऐसा आनंद होता है कि मानो कोई आत्मीय मित्र, हमारा प्रिय हमराज, हमारे जीवन की सभी समस्याओं का निवारण कर हमें गहरी शांति प्रदान कर रहा है। नमन है ऐसे महान कवि रहीमदास जी को। श्रोताओं, आशा करते हैं ये वार्ता आपको पसंद आई होगी रहीम जी के। और प्रदीप जी, आपने सुनी वार्ता? हाँ सुनी, बड़ी अच्छी वार्ता थी। गार्गी जी की आवाज में बड़ा अच्छा लगा सुनकर जी। और संजीव जी, मैं एक और बात करना चाहता था आपसे, अपने श्रोताओं से, कि दिवाली के उपलक्ष्य में हम लोगों को एक और अच्छी सूचना मिलने वाली है कि ऋषि सुनक बनेंगे यूके के प्राइम मिनिस्टर जी। और ये है कि मैं उनकी जो फॉलो कर रहा था, उनकी कैसा चल रहा है कैंपेन जी। ये यूके की सियासत की उठापटक में वो सबसे आगे चल रहे हैं। हालांकि बोरिस जॉनसन अपने हॉलीडे से वापस आ गए हैं, लेकिन उनको कोई पसंद नहीं, ज्यादा लोग पसंद नहीं करते हैं अपनी उनकी पार्टी में। तो आशा इसी बात की जा रही है कि ऋषि सुनक यूके के प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, तो ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छी बात होगी जी। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो भारतवंशी है, बस इसलिए भी क्योंकि वहाँ जो ग्लास सीलिंग थी वो टूट जाएगी जी। और भी लोगों को इस राह पर जाने का तरीका मिलेगा और प्रोत्साहन मिलेगा जी। तो ये बड़ी अच्छी बात है। स्पेशली माइग्रेंट्स लाइक यू नो माइग्रेंट के लिए जी, जो हम सभी हैं, तो हम बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत, अगर ये हुआ तो बहुत ही अच्छा होगा। हाँ हाँ। और ये देखिए, जो दो बड़े बड़े देश हैं, कमला हैरिस यूएस में वाइस प्रेसिडेंट है, ये यूके के प्राइम मिनिस्टर हो गए, और इतनी सारी जो टेक्निकल कंपनीज हैं उनके सीईओज भी भारतीय हैं। तो ये दिखाता है कि
भारत के लोग कितने अच्छे हैं, अपनी बात को कितनी अच्छी तरह से पेश करते हैं और कितने कॉम्पिटेंट हैं। जी नहीं बिल्कुल। तो ये है कि बड़ी अच्छी बात है, अच्छा लगता है और भी लोग प्रोत्साहित होते हैं। जी। तो अब यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में भी देखिए काफी भारतीय पॉलिटिक्स में आ गए हैं, और देखिए आगे आगे क्या होता है। बिल्कुल। और बहुत सारे लाइक आपने कहा है, जैसे बहुत सारे इंटरनेशनल अवार्ड्स जो ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं वो भारतीय लोगों ने एक मैथ्स में और कई फील्ड में जो इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिला है एज एन ऑस्ट्रेलियन इंडियन, तो वो भी बहुत गर्व की बात है। प्रदीप जी, आपने अभी ये वार्ता सुनी, आपसे एक प्रश्न पूछना है कि जैसे पहले रहीम दास जी ने ऐसे दोहे लिख के कुछ सिखाने की कोशिश, और लोग ऐसे जो महान विचारक होते थे वो कुछ लिखते थे और बाकी दुनिया सीखती थी उससे, उनको एक प्रेरणा मिलती कि ये करो। आजकल इक्विवेलेंट क्या आप बोलेंगे उसको? अब हम कहाँ से सीखें, या ये ऐसी चीज अब क्या हो रहा है, ये मेरे को थोड़ा आप प्रकाश डालिए। ऐसा है संजीव जी, अगर हम व्हाट्सएप पे तो नहीं सीख सकते ना, वो ठीक है, व्हाट्सएप भी काफी अच्छी चीजें आती हैं व्हाट्सएप पर भी, लेकिन आपको पिक एंड चूज करना पड़ता है कि कौन सी ठीक है कौन सी नहीं है। लेकिन मेरा इस बारे में ये विचार है कि आप रहीम दास के दोहे पढ़ें, कबीर जी के दोहे पढ़ें, आप अपने स्क्रिप्चर्स पढ़ें, अपने उपनिषद पढ़ें, उपनिषद से कोई चीज नहीं छूटी है। और हम लोग करते क्या है कि हम लोग सुनी सुनाई बात करते हैं उपनिषद के बारे में, भगवत गीता के बारे में भी पढ़ते नहीं है, उसे पढ़कर समझने की जरूरत है। तो जितना भी जिंदगी का निचोड़ है वो सारा भगवत गीता में भरा हुआ है। और आजकल तो कम से कम भारत में तो मैनेजमेंट के कोर्सेज में भी भगवत गीता को रेफर किया जाता है। और ये अभी इतनी रिसर्च होनी है, अपने जितने संस्कृत में लिखे हुए ग्रंथ हैं इतनी उसमें नॉलेज भरी हुई है कि देखिए जर्मनी तो में तो बहुत दिनों से संस्कृत की बहुत डिग्रीज भी दी जाती हैं, पढ़ाई भी होती है, और भी काफी संस्कृत के बारे में पढ़ाई होती है, अमेरिका में होती है, यहाँ पर भी क्लासेस चलती हैं लेकिन हम लोग भारतीय लोग जो हैं वो शायद इतना ध्यान नहीं देते हैं। कुछ लोग देते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जनरल हमारे जैसे लोग जो हैं वो बातें ज्यादा कर लेते हैं, लेकिन उसकी गहराई में जाने की कोशिश नहीं करते हैं। तो हम लोगों को कोशिश ये करनी चाहिए कि उसमें जाकर उसका जो निचोड़ है उसको हर बार थोड़ा थोड़ा प्रस्तुत करें। जी नहीं, सही कह रहे हैं हम। चलिए एक हमारे एक स्पॉन्सर का संदेश सुन लेते हैं प्रदीप जी, फिर आपसे बातचीत जारी रहेगी। Are you looking for personal or business tax or self-managed super fund account and audit? Formation of association, company or trust? Cloud accounting with payroll solution with fixed prices. Mention Darpan Radio and get your first visit without any charge. Please contact Forbes Accounting on 8095-9405. That's 8095-9405. Or visit our website www.fabc.com.au. Our address is Suite 1, 168 Burwood Road, Burwood. Forbes Accounting and Business Consultants are proud sponsors of Darpan Radio. श्रोताओं, ये था हमारे स्पॉन्सर फोर्ब्स अकाउंटिंग का संदेश। नहीं प्रदीप जी, आप सही कह रहे हैं। तो या तो कोशिश यही होनी चाहिए कि बचपन से भी हम थोड़ा बच्चों में आदत डालें कि वो इंटरेस्टेड रहें, और ये जो दिवाली अब मनना शुरू हुआ है ये मुझे लगता है काफी सहायता करेगा, बच्चों में एक जिज्ञासा होगी और वो और भी अपने कल्चर के बारे में जानना चाहेंगे। एक बात और मुझे लगती है संजय जी कि जो माइग्रेंट्स आते हैं, जो पहली जनरेशन होती है, उन्हें पता नहीं होता है कि क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए बच्चों के साथ जी। तो एक बात तो जो नए माइग्रेंट्स आ रहे हैं, जिनके छोटे बच्चे हैं, मैं उनसे ये कहूंगा कि अपना उन्हें जो भारतीय टीवी का सब्सक्रिप्शन जरूर लेना चाहिए। बच्चों को फिल्म भी दिखानी चाहिए जो हिंदी की फिल्म है, तो उससे बच्चे लोग
उनको हिंदी का ज्ञान अच्छा होगा, उनका हिंदी का उच्चारण अच्छा होगा जी, और इससे हिंदी में काफी बढ़ावा मिलेगा। मेरे ख्याल से ये एक ऐसी बात है जिससे बड़े ध्यान से सुनना चाहिए जो लोग जिनके छोटे बच्चे हैं। दूसरा ये है कि अभी तो बहुत सारी क्लासेस हो गई हैं बच्चों की हिंदी के लिए भी, हिंदी एक सब्जेक्ट भी है हाई स्कूल में जो इससे कि बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं बच्चे। तो अपनी कल्चर से जुड़े रहें, अपनी कल्चर के बारे में बताते रहें बच्चों को, ये बहुत जरूरी है। और जगह जगह विद्वान लोग अपनी संस्कृति क्लासेस भी लेते हैं, भगवत गीता भी पढ़ाते हैं। हमारे वासुदेवाचार्य जी हर बार भगवत गीता पूरी पढ़ाते हैं, उनका कोर्स चलता है 6-6 महीने। तो उनको उनमें शामिल होकर हम लोगों को सीखने की जरूरत है जी। और उसमें जिंदगी में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए जी, उसमें बड़ी अच्छी तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया गया है। और जो आप फिल्म वाली बात कह रहे हैं तो वो वाकई अब मैं यहाँ पे काफी अफगानिस्तान के लोगों से मिलता हूँ और कुछ तो इतनी अच्छी हिंदी बोलते हैं कि विश्वास नहीं होता है। और जब उनसे पूछो कि आपने हिंदी कैसे सीखी, वहाँ पढ़ाते हैं क्या, बोले नहीं हमने तो बस हिंदी फिल्म देखकर ही। और आजकल मैं काफी कुछ वो जो ट्रैवल वीडियोस होते हैं यूट्यूब पे वो देखता हूँ, तो बहुत से लोग अफ्रीका और कहाँ ऐसी कंट्रीज जो हम लोगों ने शायद नाम भी नहीं सुना है वहाँ जाते हैं और वहाँ पे भी उनको हिंदी के शब्द बोलने वाले और हिंदी बोलने वाले लोग मिल जाते हैं। अरे मैंने तो संजय जी मैंने एक क्लिप देखा था म्यूजिक का, कैरेबियन का क्लिप था। उन्होंने एक बैंड बनाया हुआ है जिसमें वो हिंदी गाने गाते हैं, बड़ी अच्छी ट्यून लगा कर। हाँ, तो वो कैरेबियन में तो बोलते हैं उसको चटनी म्यूजिक। और कैरेबियन में जो है जैसे फिजी में हमारे सब हिंदुस्तानी भाई लोग गए थे, ऐसे ही कैरेबियन में भी अगर आपको याद हो वेस्ट इंडीज के काफी क्रिकेटर शिव नारायण और वो तो वहाँ पे तो बहुत ही पॉपुलर है। और एक बहुत ही जो गीत फेमस हुआ था शायद आपको भी याद होगा कि फुलौरी बिना चटनी कैसे बनी। So that was an example of chutney music. So it's a new genre of music and maybe एक कार्यक्रम में कुछ चटनी म्यूजिक के गाने जरूर अपने सुनने वालों को सुनवाएंगे। नहीं, एक्चुअली ऐसा है कि ये ऐसी फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान है हिंदी के सर्वाइवल में और उसके प्रचार प्रसार में जी। और ये ऐसी भारत की सॉफ्ट पावर है जी जो कि हर जगह फैली हुई है। अब तो पहले तो ये डेवलपिंग कंट्रीज में ही ज्यादा थी, लेकिन अब तो एडवांस कंट्रीज में भी ये फैली हुई है। हर जगह कोई ऐसा देश नहीं होगा जहां पर कि हिंदी फिल्म नहीं चलती हो। बिल्कुल। और अब तो ऐसा कॉम्बिनेशन बन रहा है कि साउथ इंडियन एंड बॉलीवुड मुंबई की फिल्में कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो और भी बहुत पॉपुलर होने वाली हैं। और एक खास ट्रेंड ये देखा जा रहा है संजीव जी कि जो भारतीय इतिहास पर फिल्म बनने लगी हैं, जो हमारी कहानियां हैं, जिनको हम लोगों को ज्यादा पता ही नहीं था उनके बारे में जी, उस पर भी फिल्म बन रही है, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो अभी एक फिल्म आई है प्रदीप जी, कांतारा, अभी लगी भी है, कुछ जगह शोज में है। और उसने तो इट्स अ कन्नड़ मूवी और उस फिल्म ने तो एकदम धूम मचा दी है। लाइक इस समय इंडिया में इट इज क्रिएटिंग रिपल्स लाइक यू नो। और पूरी मेरा खुद भी काफी देखने जाने का मन है उसको। और मैं आग्रह करूंगा कि जितने लोग जाके देख सकें, क्योंकि ये हमारी अपनी कहानियां हैं जो हम इतने दिन से उसको जो है इग्नोर करते आए हैं। तो जरूर देखने जाना चाहिए। अच्छा बता दिया संजीव जी, कंतारा नाम आपने बताया, बड़ी अच्छी फिल्म होगी। मैंने भी एक आध जगह पढ़ा है कि बड़ी अच्छी फिल्म है और बहुत दिनों तक चलेगी जी। तो हम सब लोगों को देखना चाहिए और उसके बारे में हम अगले कार्यक्रमों में उसके बारे में बताते रहेंगे। बिल्कुल। तो प्रदीप जी एक और हमारे स्पॉन्सर का संदेश सुन लेते हैं। बिल्कुल। In Australia, if you are looking for a trusted banking partner who can connect you with your dear ones in India, then reach out to State Bank of India in Australia.
Visit our website www.sbisyd.com.au for more details on products and services. State Bank of India, Sydney is a proud sponsor of Darpan Radio. श्रोताओं, ये था हमारे स्पॉन्सर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का संदेश। तो प्रदीप जी, आपको मन्ना डे कैसे लगते हैं? बहुत अच्छे लगते हैं, बड़ा सुंदर गीत गाते हैं और मुझे लगता है कि वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड सिंगर थे, क्लासिकली ट्रेन्ड, और सुनते हैं कि जो गीत कोई नहीं गा सकता था वो गीत के लिए फिर मन्ना डे जी को बुलाया जाता था। बहुत ही टैलेंटेड। तो प्रदीप जी, एक ऑडियो फीचर लेके आया हूं मन्ना डे के ऊपर। ये अगेन श्वेता जया की फिल्मी बातें करके उससे लिया है, तो आइए सुनते हैं ये एक फीचर। ठीक। जिंदगी कैसी है पहेली, हाय। मुश्किल से मुश्किल कव्वाली हो या टफ धुनों वाला शास्त्रीय गीत, इस गायक के लिए बाएं हाथ का खेल था। लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे। उच्च कोटि की क्लासिकल गायकी हो या शांत भावनात्मक गीत, इस गायक के गले की गहराई और रेंज, साथ ही सुरों का पक्कापन अद्भुत संयोजन पैदा करते थे। जितनी मुर्कियां और आलाप इस गायक ने अपने गीतों में लिए हैं, वो ना ही किसी और गायक के गीतों में मिलता है और ना ही किसी के बस की बात लगती है। मेरी वफा का शौक से तू इम्तिहान ले गुज़रूंगा। जिस मोहम्मद रफी के गाने सारी दुनिया सुनना पसंद करती थी, वो रफी साहब एकांत में इनके गाने सुना करते थे और इनके सबसे बड़े प्रशंसक थे। झनक झनक तोरे बाजे पायलिया, झनक झनक प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। 5 दशक के अपने सुरीले करियर में जिन्होंने हिंदी के अलावा बंगाली, गुजराती, मराठी, मलयालम, कन्नड़ और असमी भाषा में 3500 से ज्यादा गाने गाए और अपनी गायकी का लोहा मनवाया। जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी दाएं ही नहीं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हिंदी सिनेमा में इतने प्रतिभावान गायक को वो इज्जत नसीब नहीं हुई जिसके वो हकदार थे, और हमेशा उन्हें उपेक्षित किया जाता रहा। प्यार का सागर है तेरी एक बूंद के। क्या आप मानेंगे कि शास्त्रीय संगीत की जबरदस्त जानकारी होने और गायकी में बेमिसाल खूबसूरती होने के बावजूद उनसे ज्यादातर फिल्म में किसी भिखारी, कॉमेडियन या उम्र दराज शख्स के ऊपर फिल्माए जाने वाले गीत ही गवाए गए और हीरो के लिए प्लेबैक सिंगिंग का मौका उन्हें इक्का दुक्का ही मिला। ऐ मेरी ज़ोहरा जबी, तुझे मालूम नहीं तू अभी तक है हंसी। और क्या आप यकीन करेंगे कि इतने प्रतिभावान गायक को कई मौकों पर अपमान का घूंट पीना पड़ा, उनके साथ सरेआम दोयम दर्जे का व्यवहार किया गया और मोहम्मद रफी, मुकेश और किशोर कुमार के मुकाबले उन्हें बार बार अपमानित होना पड़ा। हर तरफ अब यही अफसाने हैं, हम तेरी। कौन थे वो महान गायक? अपनी किस क्षमता की वजह से वो फिल्म इंडस्ट्री के सभी सिंगर्स से ज्यादा प्रतिभावान लेकिन बदनसीब माने गए? और क्यों ताउम्र उनके साथ बुरा व्यवहार किया गया? बताएंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता जया और आप देख रहे हैं फिल्मी बातें। दोस्तों, आज जिस नायाब फनकार की हम बात करने जा रहे हैं, उन्हें दुनिया मन्ना डे के नाम से जानती है।
हर विधा के मुश्किल से मुश्किल गीतों को आसानी से गा देने वाले इस अत्यंत प्रतिभाशाली गायक के कई शानदार गीतों को आपने भी जरूर सुना होगा। अरे यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी, ससुर नसील ग्राम बंसी बाजी, तनि तनि निद निद दप पम मग मध गम मगर सा। जिन कठिन गानों को बड़े से बड़े गायक गाने से कतराते थे, मन्ना डे उन गानों को आसानी से गा लेते थे। लेकिन अफसोस कि गायकी के फन में पारंगत होने के बावजूद मन्ना डे को कभी भी पहली पंक्ति का गायक होने का सम्मान नहीं मिला। आखिर उनके साथ ऐसा क्यों हुआ? हम इस पर चर्चा करें उससे पहले चलिए जानते हैं कि कौन थे मन्ना डे और कैसे उनका फिल्मों में आना हुआ था। मन्ना डे का जन्म 1 मई 1919 को कोलकाता में हुआ था। उनका पूरा नाम प्रबोध चंद्र डे था। कोलकाता के स्कॉटिश कॉलेज से उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और अपने चाचा कृष्ण चंद्र डे की वजह से उनका संगीत के प्रति झुकाव हो गया। उनके चाचा कृष्ण चंद्र डे संगीत के ज्ञाता थे। उन्हीं के साये में मन्ना डे ने संगीत का ककहरा सीखा। इसके अलावा उस्ताद दबीर खान से भी उन्होंने तालीम हासिल की। 1942 में वो अपने चाचा के साथ मुंबई आ गए। यहाँ पर उन्होंने SD बर्मन के अंडर में फिल्मों में असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर काम करना शुरू किया। धीरे धीरे करियर की गाड़ी चल पड़ी और मन्ना डे को उनके क्लासिकल नॉलेज और वॉइस रेंज के लिए पहचाना जाने लगा। बतौर पार्श्व गायक मन्ना डे ने अपने करियर की शुरुआत 1943 में आई फिल्म तमन्ना से की। साल 1961 में संगीत निर्देशक सलील चौधरी के संगीत निर्देशन में फिल्म काबुली वाला की सफलता के बाद मन्ना डे शोहरत की बुलंदियों पर जा पहुंचे। मेरे प्यारे वतन है मेरे बिछड़े। आवारा में उनके द्वारा गाया गया गीत तेरे बिना चांद ये चांदनी बेहद लोकप्रिय हुआ। इसके बाद उन्हें बड़े बैनर की फिल्मों में भी मौके मिलने लगे। ये नहीं है जिंदगी जिंदगी ये नहीं। प्यार हुआ इकरार हुआ, ये रात भीगी भीगी, जहाँ मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, मुड़मुड़ के न देख मुड़मुड़ के जैसे अनेक सफल गीतों में उन्होंने अपनी आवाज दी। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। वहीं क्लासिकल नंबर्स गाने में मन्ना डे का मुकाबला फिल्म इंडस्ट्री का कोई गायक नहीं कर सकता था। जब भी कोई कठिन गीत होता था, संगीतकार मन्ना डे को ही याद करते थे। अगर चुन दिन दाग छुपाऊं कैसे लागा चुन। लेकिन बहुत लोगों को लगता है कि मन्ना डे ने सिर्फ क्लासिकल और सेमी क्लासिकल गाने गाए हैं, मगर ऐसा नहीं है। मन्ना डे ने कई सारे फनी और कॉमिक गीत भी गाए। यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे पम पम पम। ऐसे गाने जो आपको तनाव के समय में थोड़ी राहत जरूर दे सकते हैं। जिंदगी है यही ना जुटी है जिंदगानी। दोस्तों, जिस दौर में मन्ना डे की गायकी ऊंचाइयों पर थी, वो एक अजीब दौर था। तब हर प्रमुख संगीतकार का कोई न कोई प्रिय गायक हुआ करता था। मोहम्मद रफी, किशोर कुमार और मुकेश जैसे लीजेंडरी गायकों के रहते मन्ना डे के हिस्से वही गाने आते थे जो किसी साइड हीरो, कॉमेडियन, साधु या भिखारी वगैरह पर फिल्माए जाने हों। अलग अलग लोग इसकी अलग अलग वजह मानते हैं। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ। लेकिन इसके बावजूद आज कई गाने महज उनकी गायकी की वजह से सुने जाते हैं, बगैर इस बात को याद किए कि किस पर फिल्माए गए थे। नजारा मुझे कितने चिलमन से मारा। कुछ लोगों का मानना है कि रफी, मुकेश और किशोर की आवाज जहां उस जमाने के गायकों की आवाज से मेल खाती थी, वहीं मन्ना डे की आवाज थोड़ी अलग थी। इसलिए कभी फिल्मों के निर्माता तो कभी हीरो उनकी आवाज के लिए मना कर देते थे। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। तो वहीं कुछ जानकार बताते हैं कि उस समय संगीतकारों का खेमा हुआ करता था, जिनके अपने पसंदीदा गायक हुआ करते थे। और चूंकि मन्ना डे कभी किसी खेमे का हिस्सा नहीं रहे, तो उन्हें हाशिए पर ही रखा गया और वही गाने उनकी झोली में आए जो कथित बड़े गायक नहीं गाते थे, या तो गाना क्लासिकल और कठिन होता था।
ऐ हुस्न आशना तेरे गलवों की खैर हो बेगाना हो तन नदीन तन नदिल तानु तान नदेरे नदीन तन नदिल तान नून तदेरे नदीन तन नदिल तान। एक वजह ये भी रही कि मन्ना डे का क्लासिकल म्यूजिक का हुनर उन्हें एक हद में महदूद करने का हथियार बन गया। हल्के फुल्के गानों के लिए उन्हें कंसीडर करना ही बंद कर दिया गया, जबकि उनके गाए कई ऐसे गाने हैं जो बेमिसाल और बम्पर हिट हैं। चतुर नार करके सिंगार मेरे मन के द्वार ये घुसत। मन्ना डे की गायकी जिस स्तर पर थी, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि गायकी के सरताज माने जाने वाले मोहम्मद रफी खुद मन्ना डे के दीवाने थे। वो कहा करते थे कि दुनिया मेरे गाने सुनती है, लेकिन मैं सिर्फ मन्ना डे को सुनता हूँ। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों। मन्ना डे शास्त्रीय संगीत में पारंगत थे, क्लिष्ट बंदिशों को भी हंसते खेलते निभा लेते थे। बरसात की एक रात फिल्म की बेहद मशहूर कव्वाली ये इश्क इश्क है कि कई हिस्से इतने मुश्किल हैं कि उन्हें किसी साधारण गायक द्वारा निभा पाना मुमकिन ही नहीं था, पर मोहम्मद रफी के साथ मन्ना डे ने इसे इतनी सहजता से निभाया कि लगता ही नहीं कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगा हो। लेकिन उनका यही हुनर उनको एक सीमा में बांधने का हथियार बन गया और उनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाने लगा। जासौद की हालत को जासौद ही समझेगा, मैं क्षमा से कहता हूँ महफिल से नहीं कहता। एक सेमी क्लासिकल गीत है और जिसे गाना किसी भी सिंगर के लिए इतना आसान नहीं। झपक झपक तू आरे बदरवा सर की खेती सूख। वो भी फनी अंदाज में इस मुश्किल गाने को मन्ना डे ने जिस सरलता से गाया, वैसा शायद कोई और न गा पाता। झपक झपक तू आरे बदरवा बरस बरस तू गार बदरवा लपक झपक लपक झपक लपक झप। भोर आई गया अंधियारा बावर्ची फिल्म का ये गाना मन्ना डे ने राजेश खन्ना के लिए गाया था, जो गीत सुबह की ताजगी और उम्मीद की नई किरण का प्रतीक लगता है। उनके साथ किए जाने वाले दोयम दर्जे के व्यवहार का एक उदाहरण फिल्म पड़ोसन का गाना एक चतुर नार है। इसका सबसे कठिन हिस्सा मन्ना डे ने बखूबी गाया है, जिसे महमूद पर फिल्माया गया, जिनकी किशोर कुमार की आवाज में गा रहे सुनील दत्त से जुगलबंदी होती है और अंत में वो हार जाते हैं। चतुर नार करके सिंगार मेरे मन के द्वार ये घुसत। ये महमूद की नहीं, मन्ना डे की हार थी। मन्ना डे को भी खुद ऐसा लगता था। वो हार प्रतीक थी उस पराजय की जो मन्ना डे जैसे कलाकार की हमेशा होती रही, कभी किशोर कुमार से, कभी मोहम्मद रफी से, तो कभी मुकेश से और कभी किसी और गायक से। तू क्यों गोरी ज्ञान तेरे करे लाख लाख दुनिया चतुरा। बहरहाल समय हर काबिल कलाकार को उसकी जगह जरूर देता है। मन्ना डे ने उस दौर में चाहे जिस तरह सरवाइव किया हो और इग्नोर किए गए हो, बाद में उनके काम को जम के सराहा गया। आज भी हिंदी म्यूजिक इंडस्ट्री में जब भी महान गायकों की बात आती है तो मन्ना डे का नाम जरूर लिया जाता है। ना चाहूं सोना चांदी, ना चाहूं हीरा मोती, ये मेरे लेकिन मन्ना डे के संघर्ष के दिनों में कई निर्माता, निर्देशकों और अभिनेताओं ने उन्हें हतोत्साहित करने में कोई कमी नहीं की। साल 1952 में रिलीज हुई फिल्म बैजू बावरा की सफलता के बाद भारत भूषण 50 के दशक के एक महत्वपूर्ण अभिनेता बनकर उभरे। उनके भाई थे आर चंद्रा। उन्होंने बैजू बावरा की सफलता को देखते हुए उसी तरह की संगीतमय फिल्म बनाने का निर्णय किया। उन्होंने अपनी फिल्म कंपनी श्री विश्व भारती फिल्म्स के बैनर तले एक संगीत प्रधान फिल्म बसंत बहार बनाई, जो 1956 में रिलीज हुई। इसके मुख्य सितारे थे भारत भूषण और निम्मी, जबकि संगीतकार थे शंकर जयकिशन। उन दिनों क्लासिकल रागों पर बनाए गए गीतों के लिए मन्ना डे संगीतकार शंकर की पहली पसंद बन गए थे। शंकर ने राग पीलू पर आधारित गीत सुर न सजे क्या गाऊं मैं की एक लाजवाब धुन बनाई। गीत की खूब रिहर्सल चली और रिकॉर्डिंग का दिन और समय सब तय हो गया। रिकॉर्डिंग के दिन फिल्म के निर्माता आर चंद्रा को मालूम हुआ कि ये गीत मन्ना डे गा रहे हैं।
वो दंदनाते हुए रिकॉर्डिंग स्टूडियो में आ धमके और बुलंद आवाज में अपना फैसला सुना दिया कि गायक के मामले में मैं किसी की एक नहीं सुनने वाला, फौरन रफी साहब को बुलाओ, इस गीत को रफी साहब ही गाएंगे। संगीतकार शंकर ने उन्हें अपने तर्कों से संतुष्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो सुनने को तैयार ही नहीं थे। इन तमाम हंगामों में मन्ना डे अलग खड़े तमाशा देखते रहे और अपमान सहते रहे। तभी फिल्म के हीरो भारत भूषण स्टूडियो में आए और बोले कि मन्ना डे साहब ने इस गीत की तैयारी में बड़ी मेहनत की है, इसलिए फिलहाल तो इन्हें गा लेने दीजिए, बाद में जो कुछ फैसला होगा होता रहेगा। किसी तरह आर चंद्रमा ने, लिहाजा ये गीत रिकॉर्ड हुआ और जब रिलीज हुआ तो अपने जमाने का जबरदस्त इतिहास रचने वाला गीत साबित हुआ। क्या गाऊं मैं सुर के बिना। इसी तरह की एक घटना राज कपूर और नरगिस की फिल्म चोरी चोरी के बनने के दौरान पेश आई। ये फिल्म 1956 में रिलीज हुई थी। दक्षिण भारत के फिल्म निर्माता एवीएम इस फिल्म को बना रहे थे। इसके मालिक चट्टियार साहब थे और संगीत शंकर जयकिशन का ही था। फिल्म के गीत ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं, इसकी रिकॉर्डिंग होने वाली थी। चट्टियार साहब रिकॉर्डिंग देखने के लिए उसी दिन हवाई जहाज से मुंबई आए और एयरपोर्ट से सीधे स्टूडियो आ पहुंचे। अंदर दाखिल होते ही गुर्राकर पूछा, मुकेश क्यों नहीं नजर आ रहे हैं? इस पर उनको पता चला कि मुकेश वहां इसलिए नहीं है क्योंकि इस गीत को मन्ना डे गाने वाले हैं। इतना सुनना था कि चट्टियार साहब आपे से बाहर हो गए और दहाड़े कि आज की रिकॉर्डिंग फौरन कैंसिल करो और मन्ना डे की ओर देखते हुए बोले कि ए मास्टर, तुम सीधे अपने घर जाओ। शंकर जयकिशन ने उनको समझाने बुझाने की बहुत कोशिश की, पर मामला ज्यादा बढ़ गया तो मजबूरन राज कपूर को हस्तक्षेप करना पड़ा और वो आकर बोले कि चट्टियार साहब, ये बात आपको भली लगे या बुरी, मगर गीत मन्ना डे और सिर्फ मन्ना डे ही गाएंगे। किसी बड़े निर्माता से पूरे आत्मविश्वास के साथ बात करने का हौसला हर किसी कलाकार में नहीं होता। राज कपूर जैसे अभिनेताओं में ये हौसला था। साथ ही उनकी हैसियत इस तरह की थी कि बड़ा से बड़ा निर्माता भी राज कपूर जैसे महान अभिनेता से खामखा झगड़ा मोल लेने की हिम्मत नहीं करता था। चट्टियार साहब को दिल पर पत्थर रखकर ये कड़वा घूंट पीना पड़ा और उन्होंने इस गीत की रिकॉर्डिंग में कोई अड़ंगा नहीं अड़ाया। बताते हैं कि जब गीत की रिकॉर्डिंग पूरी हुई तो चट्टियार साहब ने सबसे पहले दौड़कर मन्ना डे को गले लगाया और बहुत देर तक लगाए रहे। वो जान गए थे कि वो गलत थे और मन्ना डे की गायकी बेमिसाल है। ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं। प्रदीप जी, कैसी लगी वार्ता आपको? बहुत सुंदर, अति सुंदर वार्ता। और खास बात ये है कि मन्ना डे के जमाने के गीत इतने अच्छे थे कि लिरिक्स इतनी अच्छी हुआ करती थी, गाने वाले तो अच्छे थे ही। अभी भी मतलब उन्हीं गानों का जोर है। और आप सारे गामा पा वगैरह जो कार्यक्रम होते हैं उसमें छोटे छोटे बच्चे भी उसी दौर के गाने गाया करते हैं जी। तो ये बताता है कि उस दौर के जो गीत थे कितने सुंदर थे और कितनी दूर तक दिल को छू जाते थे। और ये एंगल भी कभी हम लोगों ने सोचा ही नहीं कि किसी के साथ ऐसा भी हो सकता है, लाइक यू नो। तो यही चीज मैं जब रेखा जी की उनका एक इंटरव्यू है बीबीसी पे, वो भी कल देख रहा था, और जो वार्ता थी तो एक इंसान की जिंदगी में क्या क्या गुजरता है, क्या है वो ही जानता है। जो बाहर से सामने से बैठा वाला व्यक्ति को कई बार लगता है कि देखो इससे ज्यादा तो कोई लकी आदमी नहीं है या इससे ज्यादा तो कोई लेकिन बहुत सारे आयाम ऐसे होते हैं जो वो इंसान को खुद ही को समझ में आते हैं कि खुद ही को समझने पड़ते हैं और उसी से ऊपर उठना पड़ता है जी। वही बात है संजीव जी फेसबुक की। फेसबुक पर ऊपरी चीजें दिखाई देती हैं तो लोग समझते हैं देखो लोग कितना मजा कर रहे हैं, मैं रह गया। जी जी। तो ये है कि जिंदगी को अपने आप संभालना पड़ता है और बिना धक्के खाए हुए कोई ऊपर नहीं बढ़ता है। इसी संदर्भ में मैं एक और बात करना चाहता था जी, बताइए। हमारे जो डॉक्टर जय शंकर हैं उन्होंने सिंगल हैंडेडली भारत की जो इमेज है वो बहुत ऊपर उठाया है। बिल्कुल।
मोदी जी की टीम तो अच्छी है ही, मोदी की टीम में ही है जयशंकर जी। और मैं अभी सुन रहा था, एक प्रेस करेस्पॉन्डेंट ने उनसे पूछा कि आप रशिया का साथ दे रहे हैं, यूक्रेन का साथ नहीं दे रहे हैं, आप उनको क्रिटिसाइज भी नहीं करते हैं, तो आपका जब चीन से मुकाबला होगा तो आप कैसे समझते हैं कि आपको किस तरह का सपोर्ट मिलेगा हम लोगों से? तो डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि आप लोग ऐसे हैं कि आप लोग समझते हैं कि जो यूरोप की प्रॉब्लम है वो सारी दुनिया की प्रॉब्लम है जी। और सारी दुनिया की प्रॉब्लम से आपको कोई मतलब नहीं है जी। और जहां तक भारत का सवाल है, भारत की जो रिलेशनशिप चाइना से है वो उसे संभाल सकता है, वो सिंगल हैंडेडली संभालने की कोशिश करेगा। और आप लोग अपने अलावा किसी और को नहीं देखते हैं, तो आपको अपने इस माइंडसेट से आगे बढ़ना होगा। तो ऐसा करारा जवाब देते हैं जयशंकर जी, मजा आ जाता है। यहाँ ऑस्ट्रेलिया में भी तो जब पेनी वोंग के साथ खड़े थे तो उन्होंने बहुत साफ साफ बोला कि हमारे पास वी हैव अ बिग इन्वेंट्री ऑफ रशियन वेपन्स, और बोले कि वेस्ट ने हमको वेपन देने से मना कर दिया, एंड दे चोज मिलिट्री डिक्टेटरशिप नेक्स्ट टू अस रादर देन अ डेमोक्रेसी लाइक इंडिया। मैं सुन रहा था उसे। तो बहुत सही जवाब देते हैं, बड़ा अच्छा जी। और आप देखिए मोदी साहब कभी भी बाहर कोई मीटिंग में बैठे होते हैं तो एक तरफ एस जयशंकर बैठे होते हैं, एक तरफ डोवाल साहब बैठे होते हैं, तो वो देख के बहुत लगता है कि नहीं टीम अच्छी है, बहुत अच्छी। जी जी जी, चलिए बहुत ही अच्छी। थैंक यू प्रदीप जी, आप आए कार्यक्रम में और आपने अपने विचार जो हैं हम सबके साथ शेयर किए, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद संजय जी, नमस्कार। हाँ। तो श्रोताओं, आइए सुनते हैं NEMBC का ये कार्यक्रम। NEMBC मीडिया द्वारा निर्मित नवीनतम समाचारों में आपका स्वागत है। मैं संजीव शर्मा हूं। मेडीबैंक प्राइवेट से स्वास्थ्य डेटा चुराने का दावा करने वाले हैकर्स का कहना है कि अगर उनकी फिरौती की मांग पूरी नहीं हुई तो वे इसे जारी कर देंगे। हैकर्स के पास स्वास्थ्य की स्थिति और क्रेडिट कार्ड के विवरण सहित 200 गीगाबाइट संवेदनशील डेटा होने का दावा है। एक संदेश में वह बीमा कंपनियों से अपने डेटा के साथ हजारों प्रमुख ग्राहकों से संपर्क करने की धमकी देते हैं अगर उनकी फिरौती की मांग पूरी नहीं होती है। संदेश में कहा गया है कि LGBTQ कार्यकर्ता, राजनेता, सोशल मीडिया प्रभावित करने वाले और अभिनेता लक्षित लोगों में शामिल होंगे। हैक की प्रामाणिकता की पुष्टि करने के लिए अपराधी ने 100 मेडीबैंक ग्राहकों की व्यक्तिगत चिकित्सा जानकारी भेजी और कंपनी ने चेतावनी दी कि और भी ग्राहक प्रभावित हो सकते हैं। बाढ़ से कई राज्यों में सर्दियों की फसलों को व्यापक नुकसान होने की आशंका है। विक्टोरिया, न्यू साउथ वेल्स और तस्मानिया में चल रही बाढ़ से गेहूं, जौ और कैनोला जैसी शीतकालीन अनाज की फसलों के क्षतिग्रस्त होने की आशंका है। संघीय कृषि मंत्री मरे वॉट ने सोमवार को चेतावनी दी कि बाढ़ ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख कृषि जिलों को प्रभावित कर रही है और इसके परिणाम स्वरूप खाद्य आपूर्ति और कीमतें प्रभावित हो सकती हैं। हालांकि ऑस्ट्रेलियाई उत्पादकों के प्रतिनिधियों ने कहा कि बाढ़ किसानों को बुरी तरह प्रभावित कर रही है, लेकिन यह अनुमान लगाना जल्दबाजी होगी कि खाद्य कीमतें कैसे प्रभावित हो सकती हैं। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि न्यू साउथ वेल्स आने वाले कई महीनों तक बाढ़ से जूझता रहेगा। वर्तमान में मध्य ऑस्ट्रेलिया में चल रही बारिश और गरज के साथ अगले सप्ताह विक्टोरिया और न्यू साउथ वेल्स सहित पूर्वी राज्यों में आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। सामने अचानक बाढ़ और तेज हवाओं का खतरा पैदा करने की उम्मीद है। न्यू साउथ वेल्स के उप राज्य आपातकालीन सेवा आयुक्त केन मर्फी ने कहा कि स्वयं सेवक पहले से ही
फरवरी से बाढ़ से निपट रहे थे और सभी को गर्मियों के दौरान और अधिक बाढ़ के लिए तैयार रहने की जरूरत थी। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य को प्रभावित करने वाली बाढ़ एक बहुत लंबी घटना होगी जो आने वाले महीनों में भी जारी रहेगी। मैं संजीव शर्मा। अधिक खबरों के लिए कृपया अगली बार हमसे जुड़ें। सुरक्षित रहें। यह खबर आपके लिए राष्ट्रीय जातीय और बहुसांस्कृतिक प्रसारक परिषद द्वारा लाई गई है। The time to cook. With Curry Master's complete curry mix, it's ready to cook with 3 simple steps and the curry is ready. It's so easy. They have huge variety to choose from. Their vegan butter chicken and Thai tofu curry is a big hit. Available at all Indian grocery stores. Thank God it's available at all Indian grocery stores. श्रोताओं, ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर्स का संदेश। श्रोताओं, आशा करता हूं आपको आज का कार्यक्रम पसंद आ रहा होगा। तो आइए हेमंत कुमार का गाया हुआ एक खूबसूरत सा गीत सुनते हैं। जिंदगी कितनी खूबसूरत है, जिंदगी कितनी खूबसूरत है। आइए आपकी जरूरत है, जिंदगी कितनी खूबसूरत है। आरज़ुओं के दिए आज रोशन कीजिए, आरज़ुओं के दिए आज रोशन कीजिए। आए हैं मिलने को हम जिंदगी भर के लिए, क्या हसी रात क्या मुहूर्त है। आइए आपकी जरूरत है, जिंदगी कितनी खूबसूरत है। अब शर्माए, यूं न अब तरसाए, यूं न अब शर्माए, यूं न अब तरसाए। खोल के घूंघट सनम चांदनी बरसाए, चांद की आज क्या जरूरत है। आइए आपकी जरूरत है, जिंदगी कितनी खूबसूरत है, जिंदगी कितनी खूबसूरत। श्रोताओं, ये फिल्म बिन बादल बरसात, जी हाँ, 1963 की फिल्म थी और इसमें थे विश्वजीत और आशा पारेख और ये गीत गाया था हेमंत कुमार जी ने। आइए सुनते हैं हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश।
मैं करी मास्टर्स द बटर चिकन पैकेट इंडियन दुकान से लेके आया। ना मैं लहसुन, ना प्याज, ना अदरक, ना कोई मिर्च मसाला पाया। मैंने जब बनाकर अपनी पत्नी को खिलाया, उसने मुझे पति से पति देव बनाया और करी मास्टर्स के बारे में सारे शहर को बताया। जय हो करी मास्टर्स। श्रोताओं, ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। थोड़े गम हैं, थोड़ी खुशियाँ, थोड़े गम हैं, थोड़ी खुशियाँ। यही है, यही है, यही है छाँव धूप। ये जीवन है। न सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है। ये न सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है। उसे अपना लो जो ही जीवन की रीत है। ये जिद छोड़ो, यूं ना तोड़ो, हर पल एक दर्पण है। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। ये जीवन है। धन से न दुनिया से, घर से न द्वार से, धन से न दुनिया से, घर से न द्वार से। सांसों की डोर बंधी है प्रीतम के प्यार से। दुनिया छूटे पर ना टूटे, ये ऐसा बंधन है। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। थोड़े गम हैं, थोड़ी खुशियाँ। यही है, यही है, यही है छाँव धूप। ये जीवन है। सुपरहिट गाने इस चैनल पर ही है सुनहरे सुपरहिट गाने सब्सक्राइब नाउ एंड नदिया चले चले रे धारा, नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है,
जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, आधी से तूफान से डरता नहीं है। तू न चलेगा तो चलते ही राहें, तू न चलेगा तो चलते ही राहें, मंजिल को तरसेंगी तेरी निगाहें, तुझको चलना होगा। मैं जब यहाँ आता हूँ आकर घंटों बैठा और देखता रहता इस नदी के बहते हुए पानी को, ये चौड़ा पहाड़ और दो किनारे जो हमेशा एक दूसरे से उतने ही दूर, ये मांझी, ये कश्ती और ये लहरों पे लहराता हुआ नाचता हुआ गीत। मैं जब भी इस गीत को सुनता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरा इनके साथ बहुत पुराना मेल है, जैसे इस धारा के साथ मुझे भी कहीं और जाना है, कहीं दूर जाना है, जैसे मुझे भी किसी नाव का इंतजार है, किसी मांझी की जरूरत है। नाव तो क्या बह जाए किनारा, नाव तो क्या बह जाए किनारा, बड़ी ही तेज समय की है धारा। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। श्रोताओं, एक बार पुनः आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का जीवन खुशियों से भरा रहे, हम दर्पण परिवार वालों की तरफ से यही कामना है और आशा करते हैं आप हमेशा की तरह हमको जो सहयोग देते आए हैं वो देते रहेंगे। और चलते चलते आपके लिए एक बहुत खूबसूरत सी गजल छोड़ के जा रहे हैं। अगले सप्ताह फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्ते।
घबराओगे जब इश्क तुम्हें हो जाएगा, मेरे जैसे बन जाओगे जब इश्क तुम्हें हो जाएगा। जब बढ़ जाए